ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ USA ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰੀਬੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ललित झा साढ़े नाल ने। ललित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, शुक्रिया। ललित झा PTI के US चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट ने। ललित जी, ये जो सत्ता तब्दीली है आपने पूरा पहले भी कवर किया था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी, और इलेक्शन भी आपने पूरी कवर की। अब आप कैसे देख रहे हैं कि क्या चेंजेस नज़र आ रही हैं आपको इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के आने को? जो सबसे बड़ी तब्दीली जो देखने को आ रही है, या लोग देख सकते हैं कि पहला जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक अनस्क्रिप्टेड प्रेसिडेंसी था। ये एक स्क्रिप्टेड प्रेसिडेंसी है। इसके अलावा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो अपने लोगों से जो प्रॉमिसेस किए थे वो एक के बाद एक तेज़ रफ्तार से प्रॉमिसेस को फुलफिल करने की कोशिश की रही है, करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दर्जनों भर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किए हैं, नोटिफिकेशन इशू किए हैं, इमिग्रेशन पे की रिफॉर्म्स उन्होंने कांग्रेस में भेजी हैं। अमेरिका रेस्क्यू प्लान कांग्रेस ने पास किया है, 1.9 ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स का पास किया है। फॉरेन पॉलिसी पे की स्टेप्स लिए हैं जो लोगों के जो कॉन्फिडेंस कम होती जा रही थी विश्व भर में और अमेरिका के लोगों में, अमेरिका के बारे में, उसको बहाल करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे उन्होंने दोबारा से बात करना स्टार्ट कर दिया है। जो कि फॉरेन पॉलिसी इशूज़ है, चाइना, रशिया, उनके जो अपने एलाइज हैं, नाटो एलाइज हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ दोबारा उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रता बढ़ाने की कोशिश की है। नेबरिंग कंट्रीज़ कनाडा, मेक्सिको के साथ जो बीच में टेंशन हो गया था, उन्होंने दोबारा से ट्रेडिशनली पहले सबसे पहला कॉल और मीटिंग जो उन्होंने की है कनाडा और मेक्सिको के लीडर के साथ किया है। लेकिन से तो जो US और डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंसी जिसकी जानी जाती थी, स्क्रिप्टेड प्रेसिडेंसी, उसका भी इम्पैक्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेस ब्रीफिंग व्हाइट हाउस में हमें कभी कभार देखने को मिलती थी, अब डेली हो रही है। जी डेली हो रही है, बट कोरोना वायरस के कारण जो लोग, जितने ज़्यादा लोग, प्रेस के लोग, रिपोर्टर्स को मौका मिलना चाहिए था ब्रीफिंग रूम में जाने का और अपनी बात को, क्वेश्चन को पूछने का, वो कम हो गया है। पहले उस रूम में करीब 49 बैठते थे और उतने करीब खड़े रह के ब्रीफिंग सुना करते थे और क्वेश्चन पूछते थे। अब 14 रिपोर्टर्स के ऊपर में आ गए। तो दैट्स वन थिंग। होपफुली जो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो होपफुली जो एक वाइब्रेंसी है, एक कलर है उस ब्रीफिंग रूम की, दोबारा आ जाएगी। अगर ललित जी यही बात करें, हम फॉरेन पॉलिसी पे बाद में जाते हैं, बट अगर डोमेस्टिकली देखें तो अभी भी व्हाइट हाउस में हमें जाने के लिए 2-3 जगह से सिक्योरिटी पहले से बहुत टाइट हो चुकी है। कैपिटल पे यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आप देखते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जो अमेरिका में लग रहा था कि अमेरिकन लोग डिवाइडेड हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये आपस में थोड़ा जो फासला है वो कम हो रहा है? अभी कुछ इतनी जल्दी कह नहीं सकते, बट ओवरऑल जो बाहर से दिख रहा है कि अमेरिका इज़ लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। बट जो डिस्ट्रिक्ट में, इस कैपिटल में आप देखें, बैरिकेड्स अभी पूरी तरीके से हटे नहीं हैं। और लास्ट वीक जो एक आया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी कि कैपिटल में दोबारा थर्सडे को अटैक करने वाला है, वो भी आपने देखा है। तो पूरी तरीके से जो संकट था, संकट के बादल भी पूरी तरीके से हटे नहीं। ये जो 1.9 ट्रिलियन का राहत पैकेज दिया है इन्होंने, आप देखते हैं कि ये अमेरिका की इकॉनमी है, ये जो इतना बड़ा राहत पैकेज मिला है, ये टेम्परेरली तो लोगों को राहत मिलेगी, बट अमेरिका की इकॉनमी पे ओवरऑल इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आप देखते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट इमीडिएटली ये हुआ कि अमेरिका का जो लोन है, डेप्ट है, अमेरिका के ऊपर जो ऋण बना हुआ है, वो बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हिस्टोरिक रिकॉर्ड हो गया है इस लोन का। बट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो 1.9 ट्रिलियन डॉलर का जो रेस्क्यू प्लान है, इससे US की इकोनॉमी, GDP का ग्रोथ बढ़ेगा, लाखों की संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों के एक जो 4 लोगों की फैमिली है उनको करीब $56,100 हर फैमिली को ऑन एन एवरेज, 85% अमेरिकन को ऑन एन एवरेज $5600 उनको मिलने हैं। तो उससे लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, तो उनका मानना है कि लोग खर्च करेंगे, इकोनॉमी दोबारा बढ़ेगी।
वैसे तो साइन अच्छे मिल रहे हैं, जैसे फरवरी में ही 3,79,000 नई न्यू जॉब्स आई हैं। तो जो अर्थशास्त्री हैं वो तो यही बताते हैं कि अच्छे साइन दिखने शुरू हो गए हैं। तो आप डोमेस्टिकली क्या देखते हैं कि ट्रेड में लोगों को पहले से कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई? अभी कह नहीं सकते, क्योंकि जो कनाडा और मेक्सिको के साथ जो मेन ट्रेड फ्रिक्शंस था उसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। अब इसका इम्पैक्ट किस रूप में कितना मिलेगा दोनों कंट्रीज के बीच में, वो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। 50 दिन या अभी तो 50 दिन भी नहीं हुए हैं, इट्स टू अर्ली टू से कि 50 दिन में तो इम्पैक्ट दिखने को नहीं मिलेगा। जी जी। और इमिग्रेशन हम देख रहे हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसीज जो इन्होंने एज यू सेड अर्लियर, शुरू में ही आपने कहा था कि बहुत सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किए हैं। इलीगल इमिग्रेशन पे जो इन्होंने वादा किया था, डाका पे जो इन्होंने अपना प्रॉमिस किया था, उसको ये पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो था कि स्टे इन मैक्सिको, तो उसको भी ये तोड़ के बच्चों को जो है अपने पेरेंट्स के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स की हैं H1B पे जो लोग आए हुए थे। सो हाउ यू सी कि इसका फायदा अभी इसका असर तो दिखना शुरू हो गया है H1B और जो इमिग्रेशन पॉलिसी? जी, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इमिग्रेशन पॉलिसी है उन्होंने शुरू से ही कहा ये इंसानियत के नाम पे है। इसमें ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंस दी गई है। साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। इसलिए उन्होंने जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स पे जो लोगों को फैमिली सेपरेट हो जाती थी, अलग अलग हो जाते थे, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। और ये जो 1 जनवरी तक जितने भी लोग आए थे इस कंट्री में इलीगल जितने भी हैं, उनको एक पाथवे दिया है सिटीजनशिप के लिए, और 5 साल और 8 साल के बीच में उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगा। भारत मुल्क के लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो लीगल इमिग्रेशन का रिफॉर्म्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर दोनों पार्टियों में, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों एक ही जगह एग्री करते हैं। बट कहीं ना कहीं जब ये कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म की बात होती है, H1B का जो रिफॉर्म्स है पिछले 1 दशकों से जो है सो अटका हुआ है, उस पर जो इलीगल और लीगल रिफॉर्म्स एक साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका कारण क्या है? जो इंडियन ओरिजिन लोगों में जो टैलेंट है, आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली में जो 1/3 ऑफ जो स्टार्टअप्स होती हैं इंडियंस ही उसको स्टार्ट करते हैं, उनके टैलेंट है वो जब तक वो सिटीजनशिप नहीं बनेंगे, जब तक उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, तब तक उसको पूरी तरीके से सदुपयोग अमेरिका की इकोनॉमी में नहीं हो सकता। अमेरिका उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले सकता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात की बहुत ही ज़रूरी है कि जो H1B का रिफॉर्म्स है वो जल्द से जल्द किया जाए, जिससे कि वो अमेरिका को ही बेनिफिट होगा। भारत के लिए नुकसान है क्योंकि वो ब्रेन हो रहा है, भारत को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट में है कि जो H1B पे लोग आए हुए हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, भारत के जो ड्रीम है वो यहाँ पे आते हैं, उनको अपनी इंटेलिजेंस और अपनी जो स्मार्टनेस है पूरी देखने को मौका मिलता है। क्योंकि आपने भी ये रिपोर्ट की थी, हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, नियर अबाउट 55 लोग जो हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन बैकग्राउंड के आ गए हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको अगर हम छोड़ भी दें तो इसके बारे में हम पूछेंगे, और जो इंडो US रिलेशन है ये कैसे टर्न ले रहे हैं। पर इस छोटी जी ब्रेक तो बाद गल करांगे कि इंडो US रिलेशन किस तरह ਦੇ ਨੇ, और ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। गलबात चल रही है ललित शाह जेडे PTI के US चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट ने। ललित जी, ब्रेक से जाने पे पहले हम बात कर रहे थे कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नियर अबाउट 55 लोग जो हैं इंडियन बैकग्राउंड के आ गए, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इंडियन बैकग्राउंड के लोग हैं पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, या उनकी ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनकी लियाकत है कि उनको यहाँ शामिल किया गया है? हाउ यू सी दिस? इससे पहले हम इस ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि H1B में जो रुकावटें हैं, अच्छी जहाँ पे भी इंडियंस को मौका मिलता है तो इंडियंस की जो पोटेंशियल है पूरी दुनिया को, पूरे अमेरिका को डिफेंड करता है, वही हुआ है। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस वीक कहा ही था, इंडियंस आर टेकिंग ओवर अमेरिका, राइट।
तो अभी तक जो मेरी लिस्ट है उसके हिसाब से 56 से 57 इंडियन अमेरिकन को उन्होंने प्रोमिनेंट सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे नियुक्त की है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं है क्योंकि वो तो पॉलिटिकल अपॉइंटी है। जो वाइस प्रेसिडेंट के स्पीच राइटर हैं उन्होंने अपने बजट को भी नॉमिनी किया था, बट दुर्भाग्यपूर्ण उनको वापस अपना नाम वापस लेना पड़ा। नीरा टंडन एनर्जी डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन में, ट्रेजरी में, एग्रीकल्चर में, किसी भी विंग को आप अमेरिका सरकार की किसी भी विंग का नाम लीजिए, हम नासा में भी चले जाएं, नासा में भी हैं, तो हर जगह इम्पोर्टेंट पोजीशंस उन्होंने दी हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो भारत मूल के लोग हैं उनमें टैलेंट है और वो इस कंट्री के लिए, इस कंट्री के इंटरेस्ट में जहाँ डॉक्टर करते हैं उसके इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम ये हिस्टोरिक है कि पहली बार पहले 50 दिन के अंदर ही किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने 55, 56, 57 लोगों को भारत नियुक्त। मैं कहता हूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब, गुजरात से लेकर आसाम तक सब तरह के लोगों को, भारत के लोगों को इस एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अगर आप कंफर्टेबल फील करें, जब फॉरेन पॉलिसी इन्होंने अनाउंस की थी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने विद द फॉरेन सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ, तो एक पहला ही शब्द इन्होंने ये कहा था कि अमेरिका इज बैक, डिप्लोमेसी इज बैक। तो ये जो हमारे डिप्लोमेट हैं यहाँ, तरनजीत सिंह संधू, हाउ यू सी दैट के बड़े सीजन ये भी डिप्लोमेट हैं, तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो पहले बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइडन और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपीरियंस वाले लोग आ गए। ये जो प्रेजेंट डिप्लोमेट है, इनका फायदा होगा इंडिया को? जी हाँ, ये जो भी यूएस की जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन रही है उसका मेन फोकस रहता है कि अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है उसको ध्यान में देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वही किया है। उनको लगता है और उनका मानना है कि जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, दोनों का एक नेचुरल मिलन है, दोनों के वैल्यूज सेम हैं, इसलिए दोनों को एक साथ मिलके विश्व की शांति और समृद्धि के लिए करना जरूरी है। इसलिए दोनों की भूमिका करनी चाहिए। क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि चाहे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जयशंकर हैं, चाहे हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, तरनजीत सिंह, इनकी टीम जो है काफ़ी एक्सपीरियंस रखती है। और जो यहाँ की टीम इस टाइम आई है, जो मैं देख रहा हूँ क्लोजली फॉरेन अफेयर्स में खास करके, और जैसे आपने पहले बताया कि अगर डिफेंस में चले जाएं तो वो भी, और ये जो पहले बातें चल रही थी 2 and 2, हाउ यू सी दोज के ये जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स में जो वार्ता इंडिया और यूएस की चल रही है, उसके लिहाज से जो चाइना का दबदबा बन रहा था वहाँ, उसको आप कैसे देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन आने वाले दिनों में होगी? जैसे कि पहले कहा था कि विश्व में जो शांति और समृद्धि की जिसकी हम आकांक्षा करते हैं, जिसकी अभिलाषा रहती है 21st सेंचुरी में, वो दो कंट्री मिलके ही कर सकते हैं, अमेरिका और भारत। और ये फॉर्चुनेट है कि ये क्वाइट फॉर्चुनेट फॉर बोथ द कंट्रीज, दोनों में कंट्रीज में लीडर अभी ऐसे हैं, चाहे डिप्लोमेट्स हों या राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, इस बात को समझते हैं और दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट में कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी साथ साथ चले। हाउ यू सी द ट्रेड के क्षेत्र में बहुत सारी अब ये आशा की जा रही है कि चाइना के ऊपर जिस तरह से अमेरिका देख रहा है, चाहे वो बातें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुई थी, वो चीज़ें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरी कर रहा है, तो आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि ट्रेड जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ कंट्रीज? हाँ, ट्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द कंट्री, बट ट्रेड और इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में शार्प डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंसेस आज की नहीं है, करीब 20 साल पुराने से हैं। दोनों कंट्रीज अपने अपने फार्मर्स एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, राइट, जो कि उनको नुकसान ना हो, इसलिए वो काफ़ी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को दोनों कंट्रीज प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके कारण दोनों कंट्रीज में फ्रिक्शंस हैं, दोनों कंट्री में शार्प डिफरेंसेस है, और वो रहेगा। दोनों कंट्रीज में मीटिंग्स हो रही है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने जितने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स थे सबके साथ डील कर लिया था, सिर्फ भारत एक मेजर इंपॉर्टेंट कंट्री था जिसके साथ वो ट्रेड डील नहीं कर पाया। वो डिफरेंसेस हैं, काफ़ी है, बट
एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे और वो भारत गए थे अपनी यात्रा पे, तो उन्होंने एक गोल रखा था। उन्होंने तब कहा था कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड है $500 बिलियन पर एनम होना चाहिए। उसको अचीव करने के लिए दोनों कंट्रीज को एक ट्रेड डील जरूर करना पड़ेगा। दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड का आवागमन है उसको और आसान करना पड़ेगा। इसलिए दोनों का तो हो सकता है जब लीडर्स मिलेंगे इस पर बातचीत करेंगे और जो डिफरेंसेस हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो गोल है $500 बिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड पर एनम का गोल है वो जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। बट डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड की बढ़ने की रफ्तार है बढ़ती ही जा रही है, स्पीड से बढ़ती जा रही है। अब 150 बिलियन के आसपास पर एनम का ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में। एक मैं देख रहा हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमर्ज हो रही है, चाहे उसके बारे में अभी से प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल होगा, बट हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में इन 2024 में ये देखा जा रहा है कि कमला हैरिस इंडियन बैकग्राउंड, दूसरी तरफ से निकी हेली, तो ये जो इस तरह की कुछ अंदाजे लग रहे हैं कि विमेन वर्सेस विमेन होगा, क्योंकि काफ़ी देर पहले ये सोच रहे थे कि अमेरिका इज़ नॉट रेडी फॉर द फीमेल प्रेसिडेंट। अब जब वाइस प्रेसिडेंट फीमेल आ गई हैं तो हाउ यू सी दिस कि आने वाले दिनों में अमेरिका में इस तरह का कोई देखने को हमें मिल सकता है कि एक तरफ इंडियन बैकग्राउंड की जो है निकी हेली रिपब्लिकन पार्टी से और दूसरी तरफ जो है वो कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से। जी, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि टैलेंटेड लोग, मास अपील के लोग हर जगह जो है सो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि भारतीय मूल के लोगों को जहाँ भी मौका मिलता है वो पॉपुलर रहते हैं अपने काम के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे, और इस बात को रिफ्लेक्शन करता है। 4 साल एक बहुत ही पॉलिटिक्स में बहुत ही लंबा समय होता है, बट आज की तारीख में इसकी संभावना बड़ी है कि 2024 में जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो हो सकता है कि दोनों साइड से महिलाएं हों और दोनों महिलाएं भारतीय मूल की। लास्ट ये जो और ये अमेरिका में ही हो सकता है। बहुत से कब कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो इमिग्रेंट्स को और इमिग्रेंट्स और बाहर के जो कंट्रीज के जो ओरिजिन्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। भारत में भी है और यूएस में भी है। दोनों पार्टियों को अगर हम देखें तो अभी बहुत चर्चा थी, जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कि वो कंट्रोल कर रहे हैं जीओपी को, बट दूसरी तरफ अगर देखें तो ये 1.9 ट्रिलियन का जो रेस्क्यू प्लान था उसमें भी, और नीरा टंडन के बारे में भी हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी जो मतभेद हैं वो सामने आए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ये कह रही थी कि सिविल वॉर इन रिपब्लिकन पार्टी, अब रिपब्लिकन पार्टी कह रही है कि सिविल वॉर इन डेमोक्रेटिक पार्टी। सो हाउ यू सी दिस के दोनों पार्टियों में जो अंदर चल रहा है? Look, this is reflective of the true democratic nature of this country, right? रिपब्लिकन पार्टी के अंदर डिफरेंसेस हैं, लोग पब्लिकली डिस्कस करते हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी का नेचर है। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी में भी है, लोकतंत्र में मतभेद और अलग अलग व्यूज तो होने जरूरी है और वही रिफ्लेक्ट करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि दोनों पार्टीज अपनी जो लेजिस्लेशंस हैं कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी आपका टाइम देने के लिए। कुछ चीज़ें ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਲਿਤ ਝਾਅ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਲਿਤ ਝਾਅ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ 2 ਵੀਕਸ ਔਰ ਸੋ दोबारा फिर ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। सो फिर वापस ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।